बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 17 जुलाई पाकिस्तान में जुमे की सुबह आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 230। आज की अहम खबरों का आगाज करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस ऐलान से जिसके हम सब मुंतज़िर थे। आपको पता है कि पूरी कौम इस ऐलान का इंतज़ार कर रही है जिसकी वजह से कोई मौसर एहतजाज हो और इमरान खान साहब का इलाज और उनकी रिहाई मुमकिन हो। आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो ऐलान कर दिया। आपको याद होगा, इससे पहले एक बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस और सेनेटर्स ने भूख हड़ताल करने का ऐलान भी किया था और फिर भूख हड़ताल की भी थी। वो अलग बात है कि वो भूख हड़ताल सिर्फ 2 से 3 घंटे की थी। दोपहर के वक्त करते थे, दोपहर के वक्त खाना खाने के बाद और रात के खाने के दरमियान में जो वक्त था वो हमारे एमएनएस और सेनेटर्स ने भूख हड़ताल के लिए, वो भी पूरा वक्त नहीं, सिर्फ 2 घंटे रखे थे। वो भूख हड़ताल तो कम हुई थी, उस पर मीम्स ज़्यादा बनी थी, तमस्खर ज़्यादा उड़ा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और चंद दिन के बाद फिर हमारे एमएनएस और सेनेटर्स को खुद ही एहसास हुआ था कि हमने क्या किया और उन्होंने वो कॉल चुप करके वापस ले ली थी और फिर भूख हड़ताल पर बैठना बंद कर दिया था। वैसे वो बैठते भी रहते तो अच्छा था, कोई ताश वाश वहाँ पर बैठ के खेल लेते, कोई और काम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 घंटे तो उनको वैसे भी चाहिए। इतना तो खाने के दरमियान में वक्फा देंगे तो सेहत के लिए बेहतर रहेगा। और अगर दोपहर के अंदर वो 2 से 3 घंटे कुछ ना खाते क्योंकि कैमरे और सहाफ़ी वगैरह वहाँ होते तो चले, उनकी सेहत के लिए, इमरान खान के लिए कोई बेहतरी ना भी आती, उनकी सेहत के लिए तो कोई ना कोई इसमें से बेहतरी ज़रूर निकलती। अब बिल्कुल उसी तरह का ऐलान, आप खुश हो गए होंगे जब मैंने आपको कहा होगा कि जिसके मुंतज़िर थे वो ऐलान हो गया। बिल्कुल उसी तरह का ऐलान जो है वो अब किया गया है कि 5 अगस्त को एक दिन का, जी हाँ, एक दिन का मतलब जब होता है तो जाहिर है सुबह 8 9 10 बजे एहतजाज शुरू होगा, 3 4 बजे ख़त्म हो जाएगा। तो हर जगह पर आधे आधे पौने पौने घंटे का एहतजाज होगा। हर शहर के अंदर कुछ छोटी मोटी रैली निकलेगी और उसकी तस्वीरें बनेंगी और सोशल मीडिया पर आ जाएंगी। और कई जगहों पर चौधरी निज़ामुद्दीन उन्हें बताएगा कि अच्छा इस जगह पर यहाँ से यहाँ तक आप कर लो। कई हमारे ऐसे चौधरी भी हैं, हमारे अपने चौधरी जो हैं, वो चौधरी को कहेंगे कि मेरी ज़रा तस्वीर मुझे ज़्यादा चाहिए, आप मुझे, मैं फ़लाँ जगह एहतजाज करूँगा, मुझे पकड़ के थाने ले जाइएगा, फिर अगले दिन छोड़ दीजिएगा। कईयों को शाम में ही छोड़ देते हैं, कईयों को अगले दिन छोड़ देते हैं। इस तरह से वो सलाखों के पीछे से भी आपके सामने तस्वीर कशी करने में वो कामयाब होते हैं और ये कहने में भी कामयाब होते हैं कि देखें मैंने एहतजाज किया, उसके बावजूद मैं पकड़ा गया। अब 5 तारीख को एक दिन का एहतजाज हम कर रहे हैं। शफी जान जो है उन्होंने टेलीविज़न पर कह दिया, जो सुहेल अफरीदी के दस्ते रास्त हैं और इत्तलात के वो वज़ीर हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने कहा कि एहतजाज का काम हमारे पास है ही नहीं, हमने करना ही नहीं है। वो महमूद खान अचकज़ई ने ऐलान करना है। मैंने कल भी आपको गनवाया कि ब्लू पासपोर्ट हो, फ्री के कमरे हों, गाड़ियाँ हों, बाकी तमाम तनख्वाहों में इजाफा हो, वो सब कुछ हमने इमरान खान से पूछे बगैर करना है। 175 अरब का बजट, सरप्लस बजट, पूरे साल का बजट, वो सब कुछ। और जब बजट पास करने के करीब करीब थे तो हम सब अडयाला जेल के सामने जाते थे ताकि कौम को ज़रा थोड़ा सा हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएं। जो जर्नैली वहाँ पर एक, मैं उन्हें क्या कहूँ, बहरहाल जो जर्नैली नुमाइंदा वहाँ पर मुजम्मल असलम साहब बैठे हैं, वो भी गौर कीजिए कितने ज़्यादा एक्टिव हो गए थे बजट से पहले। हमें कितने फ़वाइद बताते थे, कितनी सारी चीज़ें वो आपको बताते थे। जैसे ही बजट पूरे साल का उन्होंने पास करवा लिया, जाहिर है उनके ज़िम्मे पीछे से कर्नल साहब ने ड्यूटी लगा रखी थी, वो उन्होंने पूरी की। उसके बाद मुजम्मल असलम भी गायब, सुहेल अफरीदी भी गायब और बाकी सब भी गायब। आपने ये भी सुना होगा कि फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इन्होंने एक मुकदमा करना है जिसमें वो 175 अरब जो फेडरल गवर्नमेंट ने इनके रखने हैं पैसों में से, उसकी फ़ाइट करनी है। वो भी सब कुछ गायब। उसके बाद सरप्लस बजट आपको हमने कह दिया था दे चुके हैं, वो अब साल के आखिर पर देख लेंगे। उसके बाद आपको ये भी बताया कि आइन के आर्टिकल 125 के होने के बावजूद, जिसको सलमान अकरम राजा और सब ने माना, पिछले साल नहीं माना था जब मैंने कोशिश की थी भरपूर, इस साल माना, मानने के बावजूद 3 महीने का बजट पास नहीं किया गया बल्कि पूरे साल का बजट पास किया गया। इन सब कामों के लिए इमरान खान से इजाज़त या मुलाकात या उनका इशारा ज़रूरी नहीं है, एहतजाज के लिए उनका इशारा बहुत ज़रूरी है। अलीमा खानम साहबा का एक बयान, वीडियो बयान जो है वो सामने आया। एक जगह पर वो तकरीर कर रही हैं और वहाँ पर उन्होंने कहा कि एक दिन का एहतजाज नहीं होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई को कहती हूं कि ये एक दिन का एहतजाज ना करें बल्कि लंबा एहतजाज करें तब तक जब तक इमरान खान को उनके इलाज मुआवजे की सहूलत कम अज़ कम ना मिल जाए। मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूं और भरपूर तरीके से अलीमा खानम साहबा को इंडोर्स करता हूं। मतलब कि जो बात वो कह रही हैं वो हकीकत है। एक दिन का इजलास, एक दिन का एहतजाज बिल्कुल उस भूख हड़ताल की तरह का होगा जो हमने माजी में की और अपना मजाक उड़वाया। उससे बेहतर है मत करें। अगर एक दिन का करना है तो उससे बेहतर है कि ना तकलीफ़ ना करें। इतनी ज़्यादा आपको खामखा तकलीफ़ होगी। इमरान खान डट कर जेल काट रहे हैं, मुश्किल जेल काट रहे हैं, यकीन कीजिए वो काट लेंगे। आप ऐसे ही खामखा तरद्दद करेंगे, एक दिन 5-6 घंटे एहतजाज करेंगे, तस्वीरें वगैरह बनवाएंगे, नूरा कुश्ती होगी सारी, तो आप उससे परहेज़ करें। एहतजाज करना है तो हमें वाकई मौसर एहतजाज करने की ज़रूरत है जैसे अलीमा खानम साहबा ने कहा, और नहीं तो फिर हमें नहीं करना चाहिए। अब ज़रा सुनिए अलीमा खानम साहबा ने, ये 15-20 सेकंड की उनकी वीडियो है, उसमें उन्होंने क्या कहा। कि अभी हमने सुना है कि 5 तारीख को कॉल दी है, 5 अगस्त को, हाँ 5 अगस्त की कॉल है, लेकिन हम पीटीआई को कहते हैं कि ये एक दिन की कॉल नहीं होनी चाहिए। आपने एक दिन की कॉल नहीं देनी। आपने जब तक इमरान खान के लिए इतना प्रेशर डालना है आपने कि ये इमरान खान का इलाज करवाएं, इमरान खान की पहले कैद तन्हाई खत्म करें। सुन लिया आपने। अब मैंने जैसे कहा कि मैं भरपूर तरीके से उनकी इस बात को इंडोर्स करता हूं, अग्री करता हूं और मैं कहता हूं कि ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन साथ एक गुजारिश मैं उनसे भी करता हूं, जब वो अवाम के अंदर खड़ी होकर बात कर ही रही हैं तो उन्हें किस चीज़ ने रोका हुआ है कि वो खुद ही कह दें कि 5 अगस्त को जो एहतजाज शुरू होगा वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक इमरान खान को इलाज मुआवजे की सहूलत नहीं मिल जाएगी। वो इसका ऐलान कर दें। वो पीटीआई की तरफ से ना करें, वो एक बहन के तौर पर करें और कह दें अपने उस ऐलान में कि मैं ये सियासी ऐलान नहीं कर रही। अगर वो सियासत से अलग रहना चाहती हैं तो वो ये कह दें कि मैं ये सियासी ऐलान नहीं कर रही, मैं इमरान खान की बहन हूँ। मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, जो उनका हक है इमरान खान का बुनियादी इंसानी हक है, और एक बहन के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि मैं भाई के लिए खड़ी हूँ। और जाहिर है पाकिस्तान के बाकी तमाम जितने भी वर्कर्स हैं इमरान खान के, वो भी उनके भाई हैं। तो अगर उनके भाई उनके साथ खड़े होना चाहते होंगे तो आके खड़े हो जाएंगे। तो आप ये ऐलान कर दीजिए, वो तो नहीं कर रहे। अगर आप भी सिर्फ उनको मना करेंगी तो फिर होगा क्या कि आपने उन्हें मना कर दिया कि आप एक दिन का ना करें, ज़्यादा करें, उन्हें तो असर होने वाला नहीं। उन्होंने तो एक ही दिन का करना है। ज़्यादा से ज़्यादा उनमें से हमारे दोस्त अली मोहम्मद ख़ान साहब जैसे लोग कहेंगे कि मौरूसी सियासत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई जगह नहीं। हालांकि ये तकाजा करना कि आप एहतजाज करें ये मौरूसियत नहीं है, ये सिर्फ एहतजाज का तकाजा है। तो इसलिए ये मेरी समझ से बाहर है कि अलीमा खानम साहबा या नौरीन खानम साहबा इस बात का, अलीमा खानम साहबा की बात इसलिए कर रहे हैं कि उनका ये बयान हमारे सामने है, वो इस बात का ऐलान क्यों नहीं कर देती कि हम बहनों के तौर पर इसका ऐलान करते हैं कि 5 तारीख को जो एहतजाज है हम फलां जगह पर एहतजाज करेंगी और बाकी सब लोग जो है वो वहाँ पर पहुँचें। हम इसको पॉलिटिकल एहतजाज नहीं कह रहे, इमरान खान की बहनों के तौर पर कर रहे हैं। अगर पीटीआई जमात के तौर पे आना चाहती है ज़रूर आए, लेकिन अगर पीटीआई जमात के तौर पर एहतजाज नहीं करना चाहती, हम बहनों के तौर पर ज़रूर करेंगे। जो हमारे साथ खड़ा होना चाहता है आकर खड़ा हो। अच्छा, अब इसका दूसरी साइड क्या होगी? बहुत सारे लोग कहेंगे कि गिल साहब आप बाहर बैठे हैं, यहाँ लोगों को पकड़ लेते हैं, तो फिर इसका अंजाम यही होगा कि जब एहतजाज की कॉल होगी वहाँ से लोगों को पकड़ा जाएगा। अब फिर इसके आगे से 2 हल हैं, या तो फिर पकड़े जाएंगे तो उस कुर्बानी के लिए हम तैयार हों, या फिर हम बार बार ये बात ही ना करें। हम ये कह दें कि एहतजाज करने की वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल नहीं है, इसलिए लोगों ने पकड़े जाना है, इसलिए हमने एहतजाज नहीं करना। खुल के कोई एक बात तो करें ना, एक पोजीशन लें ताकि हम भी उस पोजीशन को इंडोर्स करें और उस पोजीशन के साथ आपके साथ खड़े हो सकें। आपकी ये बात बिल्कुल मौसर है कि आप मुल्क से बाहर बैठे, आपको यहाँ नहीं पता कि यहाँ पर ग्राउंड पर क्या हो रहा है। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, लेकिन फिर मुझे ये भी तो नहीं पता चलता कि ये ब्लू पासपोर्ट, ये आपके गेस्ट हाउसेस के फ्री कमरे, ये बेगम के लिए भी पासपोर्ट, ये गाड़ियाँ, ये आपकी लाखों रुपए में इजाफा तनख्वाहों का, TADS, ये 100 जर्नलिस्टों को ले जाकर उनको सैरें करवाना, ये सारा कुछ जो हेलीकॉप्टर्स की सैर, गाड़ियों की सैर, ब्रांडेड आपके पास एकदम से चश्मे आ गए, जूते आ गए, कपड़े आ गए, ये सब कुछ भी तो फिर मुझे बाहर बैठे हुए समझ नहीं आ रही ना। तो इसलिए कम से कम हमें ये समझा दें कि भाई यहाँ लोग पकड़े जाते हैं इसलिए हमने एहतजाज नहीं करना।
इमरान खान जाने, उसका रब जाने, उसकी जो कमिटमेंट है वो जाने, और आसिम मुनीर जाने, जब भी इमरान खान की किस्मत में अल्लाह ने लिखा हुआ तो उनको आज़ादी मिलेगी। कम से कम ये वाजे तो कर देना। एक तरफ हम खड़े हों, अगर हम ये कहते हैं कि एहतजाज किए बगैर इमरान खान ने बाहर नहीं आना तो फिर एहतजाज करना पड़ना है। अगर हम कहते हैं कि एहतजाज करने पर उन्होंने पकड़ लेना, आपको नहीं पता वो वर्कर्स को पकड़ लेते हैं, गरीब वर्कर्स पकड़े जाते हैं, आपका क्या जाता है, आप तो सिर्फ ये कहते हैं। तो फिर खुलकर कहें कि वर्कर पकड़े जाते हैं, एहतजाज नहीं हो सकता, ताकि आवाम को और सबको इस बात का पता चले कि चलें कोई और हल, मतलब कि सोशल मीडिया पे ही कोई कैंपेन हम चलाते रहें कुछ ना कुछ, और ये इस चीज़ के साथ फिर सौदा हो जाए किस्मत के इस, मैं ये कहूँगा कि भयानक खेल के साथ, कि कोई तहरीक नहीं चलनी, इमरान खान की जब किस्मत में हुए तभी उन्होंने बाहर निकलना है। तो वाजे तो हो ना, एक बात सीधी तो हो। ये क्या हुआ कि समीउल्लाह, कलीमुल्लाह समीउल्लाह, पीटीआई के जितने भी बड़े लीडरान हैं वो एक दूसरे के साथ यही करते रहते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में वाजे इसके साथ ही एक ऐलान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। शफी जान, उन्होंने कहा है कि शोहदा सबके सांझे होते हैं, शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। मौलाना फजल रहमान को इस नोयत का बयान नहीं देना चाहिए था, ताहम उनकी हुब्बुल वतनी पर शक नहीं किया जा सकता। मतलब जो जर्नैली बयान आ रहे हैं उसमें शफी जान साहब ने भी अपना हिस्सा डाला है। फजल रहमान साहब के बयान को नल एंड वॉइड करने के लिए जहां नून लीग के सभी लोगों को कर्नल साहब ने कहा, हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया कि फजल रहमान साहब का वो बयान भी जर्नैलों के कहने पर ही दिया गया है। फजल रहमान साहब कभी कुछ नहीं करते जर्नैलों से पूछे बगैर, सांस भी नहीं लेते, करवट भी नहीं बदलते। ये बयान भी उन्होंने उन्हीं से पूछ के, बल्कि उनकी इमां पर दिया है। लेकिन जाहिर है उनको हीरो बनाने के लिए पीटीआई भी उसकी मजम्मत करेगी, नून भी मजम्मत करेगी, जर्नलिस्ट भी जो जर्नैली टाउट होंगे वो भी मजम्मत करेंगे। तो थोड़ा माहौल बनेगा कि मौलाना वाकई जो हैं वो इस वक्त एक शमा लेकर निकले हैं मुज़ाहमत की। तो ये सूरत हाल बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे जो शफी जान साहब हैं, वैसे वो कहते हैं एहतजाज से रिलेटेड अचकज़ई साहब ने बात करनी है, बाकी सब बातों पर वो बात करने को मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मुनीफ फारूक जो जर्नैली टाउट हैं, आप सबको पता है, उन्होंने एक नया बयान दिया है कि जो कश्मीर के अंदर एक्शन कमेटी है उनके साथ कोई किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं कर रहा। फील्ड मार्शल का नाम इस्तेमाल करके जो ये कलअदम तंजीम है ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है, ना ही कोई पैगाम लेकर गया है ना ही लेकर जाएगा, बात ख़त्म। इस बेशरम आदमी को ये समझ नहीं आती कि वहाँ 28 लोग शहीद हो गए। मुझे समझ नहीं आती, जिस दिन आसिम मुनीर हट गया, मुनीफ फारूक किस मुंह से लोगों को फेस करेगा? ये सब कुछ तो बदल जाना है। पढ़ाई को रज के बेशरम आदमी है, इसको समझ नहीं आ रही कि लोगों के वहाँ बच्चे मर गए, और अगर वो कह रहे हैं, ये तो आपको वो मौका दे रहे हैं। अगर आप वाकई कोई पैगाम नहीं भी आया, ऐसे ही समझ लेते हैं, आपके मुताबिक वो डर ही गए हैं, आपके मुताबिक वो झूठ ही बोल रहे हैं, तो क्या आप में अकल नहीं है? आप में तो चले नहीं, आप तो एक निचले दर्जे के टाउट हैं। जिनके आप टाउट हैं उनमें अकल नहीं है। इस मौके को गनीमत जाने और मिलिट्री में से कोई ऑफिसर उनसे रब्ता करे और कहे कि हाँ जी हम आपके साथ बैठ के बात करने को तैयार हैं, और बात करके इस मामले को ख़त्म करें। रजके को बेशरम है आप, इस तरह के बयानात आप दे रहे हैं कि नहीं कोई पैगाम नहीं है। आगे सुन लीजिएगा, जिनका उन्होंने नाम लिया था एक्शन कमेटी वालों ने कि जी सैयद कमर रज़ा साहब जो हैं, उनके साथ हमारा रब्ता हुआ और उन्होंने हमारा रब्ता करवाया है आसिम मुनीर साहब से, और उनका पैगाम हमें आया। उन्होंने भी इस बयान की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की प्रेस रिलीज़ हकायक को क्या सराइयों की बुनियाद पर वो उनके जो क्या सराइयाँ उलट लिख दिया, उनकी जो क्या सराइयाँ हैं उसको हकायक की बुनियाद पर वो रद्द कर रहे हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से रब्ता इन्हें तशद्दुद से बाज रखने, पुरअमन रास्ता इख्तियार करने के लिए किया गया था। मतलब वो कह रहे हैं कि मैंने रब्ता तो किया था, मतलब बात मान रहे हैं। अभी मुनीफ फारूक कह रहा है कि रब्ता नहीं किया था, वो कहते हैं मैंने रब्ता किया था लेकिन मैंने पुरअमन रहने के लिए कहा था तशद्दुद से। तो यही तो जॉइंट एक्शन कमेटी कह रही है कि आपने रब्ता किया और कहा कि पुरअमन रहें, और हम आसिम मुनीर साहब को इसमें इन्वॉल्व करते हैं और आपके मुज़ाकरात करवाते हैं। कौन लोग हो तुसी? मतलब अगर कोई मामला सुलझ रहा है तो जानबूझ के उसके अंदर भी ये उसको भी प्रवोक करते हैं। ऐसे लगता है सौदा कर लिया है कहीं पर पाकिस्तान को तोड़ने का, पाकिस्तान को नुकसान देने का, कहीं से लगता है जैसे बयाना पकड़ लिया हो बंदे ने। इस तरह की इन सब की हरकतें हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर ज़रा रखने। बशारत राजा वो कहते हैं कि फ़ौज, सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, वो कहते हैं कि फ़ौज की 78 साला तारीख ये कहती है कि जिस काम की तरदीद कर रहे हों वो काम ज़रूर हो रहा होता है। नवाज़ शरीफ के प्लेटलेट्स गिरे, अंदर खान ने जर्नैलों के साथ बातचीत हो रही थी,
जो बाद में जाहिर है ख्वाजा आसिफ और सब ने उस चीज़ को वाज़े आकर बता दिया। मगर जनरल बाबर इफ्तिखार टीवी पर आकर बीपर देते रहे और कहा कि ये काम सियासतदानों का है, हमारा नहीं है। बीपर देने के ठीक 3 दिन बाद नवाज शरीफ लंदन चले गए और वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को इस सब का पता ही नहीं चला। अवामी एक्शन कमेटी के साथ मामलात हो रहे हैं, तरदीद आई, मगर हकायक यही हैं कि मुकालमा हुआ है और इस मुकालमे की बुनियाद पर लॉन्ग मार्च मुलतवी हुआ है। बिशारत राजा, जो कश्मीर के मामलात पर भी नज़र रखते हैं और इस्लामाबाद में रिपोर्टिंग करते हैं, अच्छी उम्दा रिपोर्टिंग करते हैं, उनका ये कहना है कि ये राब्ता हुआ है। ये ऊपर वाले दोनों टाउट्स जो हैं ये बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, माजरत इस सख्त लफ्ज़ पर, बकवास पर, लेकिन ये जो किया है इन्होंने, मतलब जितना ये सेंसिटिव मामला है उसके ऊपर ये बकवासबाजी है और कुछ नहीं है कि पहले ही 28 लाशें गिर चुकी हैं और ये और प्रवोक कर रहे हैं कि और ये मामलात आगे चलें। आगे सुनिए जी, कमरुज़्ज़मान कायरा और तारिक फजल चौधरी नून लीग से फॉर्म 47 पर। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब भी, उन्हें भी फॉर्म 47 ही समझें, जीते तो नहीं वो, लेकिन जो भी उनकी एडजस्टमेंट बनी हुई है, वो कहते हैं कि हम मीरपुर डिवीज़न में 8 सीटें, जबकि ओवरऑल 33 में से 19 सीटें जीत रहे हैं नून लीग वाले, ये कहते हैं। कमरुज़्ज़मान कायरा आगे से कहते हैं ये 33 में से 33 सीटें भी जीत सकते हैं, ये हक है इनको। वो सीधा कह रहे हैं कि फॉर्म 47 ले सकते हैं, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। हबीब अकरम, जो इंतखाबात के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, पाकिस्तान के मोतबर सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में ताकत इस्तेमाल हुई तो वहाँ एक नई तहरीक ने जन्म ले लिया। आज़ाद कश्मीर की हालत ये है कि सियासी पार्टियाँ इंतखाबी मुहिम तक नहीं चला पा रही। आसमान से रब्त ज़ब्त रखने वाले आज़ाद कश्मीर के एक साबिक वज़ीर आज़म कह रहे थे कि इलेक्शन वाले इन लोगों को जुर्माना किया जाए, इलेक्शन कमीशन वाले इलेक्शन वाले दिन उन लोगों को जुर्माना करें जो वोट देने घर से ना निकले। जब नौबत यहाँ तक आ जाए कि आपको पता हो कि लोगों ने घर से नहीं निकलना और आप उन्हें जुर्माने की धमकियाँ दें, तो फिर आप समझ लें कि आपका ताकत का इस्तेमाल आज़ाद कश्मीर में काम नहीं आ रहा। हबीब अकरम साहब, ये आपको तो समझ आ गई, लेकिन मुनीब फारूक जिनके टाउट हैं उनको समझ नहीं आई। वो कहते हैं नहीं, हमने कोई मुज़ाकरात नहीं करने, ना कोई पैगाम आया ना गया, ना हम भेजेंगे। वो कहते हैं हमने कत्लो गारत ही करनी है, हमने मुज़ाकरात नहीं करने, बिज़िद हैं वो। अच्छा जी, पंजाब में नया कानून लाया जा रहा है, स्पेशल ये केस ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे जिसमें एक 20 ग्रेड का ऑफिसर होगा। वो किसी भी केस को स्पेशल या सेंसिटिव केस जो है वो करार दे देगा। जब वो उस केस को हसास केस करार दे देगा तो उसके तमाम किरदार जो उसके अंदर होंगे, सवाए मुलजिम और मुजरिम के, बाकी तमाम मीन उसके अंदर जो प्रोसिक्यूटर होंगे, जो उसके अंदर वकलाए सफाई होंगे, जो उसके अंदर प्रोसिक्यूशन के वकला होंगे, जो उसके अंदर जजेस होंगे, जो उसके अंदर पुलिस वाले होंगे, जो उसके अंदर गवाह होंगे, वो सब के सब गुमनाम हो जाएंगे और ट्रायल जो है वो गुमनामी में चलेगा। ये जो 20 ग्रेड का ऑफिसर होगा पंजाब गवर्नमेंट का, ये लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के साथ मिलके ये इंतज़ाम करेगा। अब कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के केसेस में ऐसा कई जगहों पर हुआ है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के केस पिछले 4 साल में दर्ज किए गए हैं, उनमें से 90% तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ या 95% तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। तो लगता यह है कि ये नया कानून भी लोगों को दबाने के लिए बनाया गया है, ताकि उनके खिलाफ अब बंद अदालतों के अंदर, खुली अदालतों के अंदर नहीं, सीक्रेट बंद अदालतों के अंदर सीक्रेट प्रोसेस के तहत किसी को भी किसी से सज़ा दिलवा दी जाए। अब तो जज को थोड़ी बहुत शर्म रहती है। मसलन गुजरांवाला में जिस जज ने फैसला सुनाया हुआ है, हमारे तकरीबन 55 के करीब वहाँ वर्कर्स को 5-5 साल की जाली झूठी सज़ा दी हुई है। उन जज साहबा का सभी को पता है, उनको पता है उनका एहतसाब होगा एक ना एक दिन, उनको अंदर एक खदशा होगा। ऐसे ही लाहौर में दूसरी जगहों पर इन तमाम जजेस का पता है। ये इनको एक रास्ता देगा कि खामोशी से जज का किसी को पता भी नहीं होगा, सबको ये गुमनाम रखेंगे, गुमनाम सिग्नेचर होंगे और अदालतें गुमनाम होते हुए सज़ाएं सुना देंगी। ये बहुत ही ख़तरनाक कानून पंजाब गवर्नमेंट बना रही है। जाहिर है इससे टारगेट करेंगे जो भी ऐसी आवाज़ जो इनके ख़िलाफ़ उठेगी, उसको सज़ाएं देने के लिए इस कानून का सहारा लिया जाएगा। आगे चलते हैं। पाकिस्तान की जो फील्ड मार्शल साहब थे, उन्होंने कहा था कि लोग शोर मचाते हैं, असल में हमारा जो इकॉनमी है वो 1 साल के अंदर अंदर ठीक हो जाएगी। ये उन्होंने कब बताया था? जब वो आर्मी चीफ बने थे। अब उन्हें आर्मी चीफ बने हुए 4 साल, मीन पहली मुद्दत मुकम्मल की, रिटायर हुए, आर्मी चीफ बने, फिर रिटायर हुए, फिर आर्मी चीफ बने, अब तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और फील्ड मार्शल भी बने खड़े हैं। तो ये 4 साल के अंदर उन्होंने वो जो 1 साल के अंदर उन्होंने वादा किया था वो कभी भी
आपको पता है कि पूरा ना हुआ, और अब पाकिस्तान सऊदी अरब के पास गया है 15 साल मुद्दत के लिए 1% शरह पर। हम कह रहे हैं उन्हें कि 6.7 अरब डॉलर का तेल खुदा का वास्ता हमें भीख में दे दें, हमसे पैसे जो हैं वो बाद में ले लिया करें, और पहले 5 साल हमसे इंटरेस्ट ना लें, अगले 10 साल इंटरेस्ट ले लें, 1% इंटरेस्ट लें, और 6.7 अरब का तेल जो है वो हमें आप देते रहें। कौम को तो इन्होंने तेल दे दिया हुआ है, और अब ये सऊदी अरब से तेल मांग रहे हैं कि वो हमने ख़रीदना है। कौम से यहाँ पर लेवी के अंदर जो टैक्स लिया जा रहा है, बेहोश कर दिया कौम को टैक्स ले लेकर, फिर भी सऊदी अरब से जाकर मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? इसलिए मांग रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पिछले चंद सालों में लूट मार की है, जिस तरह की जो शाह खर्चियाँ मरीम नवाज कर रही हैं, 1300 करोड़ के जहाज़, 2000 करोड़ का जहाज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अपना, बाकी जो कुछ है वो आपके सामने। मरीम नवाज ने हाल ही में 100 करोड़ रुपए की 4 मर्सिडीज़ गाड़ियां मंगवाई हैं, जो मीडिया रिपोर्ट कर चुका है, और ये सिर्फ चंद चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। जो इनके अल्ले तल्लों पर खर्चे हैं वो सारे पूरे करने के लिए अब हम सऊदी अरब से कर्ज मांग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फील्ड मार्शल साहब को ये पता हो कि पाकिस्तान की 2022 में एक्सपोर्ट, जून 2022 में एक्सपोर्ट थी 3.04 बिलियन डॉलर, मतलब $3 बिलियन, और जून 2026 में अब फील्ड मार्शल की नाक के नीचे पाकिस्तान की अब एक्सपोर्ट है 2.25 बिलियन। ये तकरीबन 26% हमारी एक्सपोर्ट जो है वो नीचे चली गई है। कितनी? तकरीबन 26%, 25% जो एक्सपोर्ट है वो नीचे चली गई है। फील्ड मार्शल से कोई पूछे कि अब तो आप फील्ड मार्शल भी हैं, 5 सितारे भी हैं, आप फेवरेट फील्ड मार्शल भी हैं, एक्सपोर्ट का धुआं निकाल के रख दिया है। अगर आप कहें कि नहीं पूरी दुनिया में ही ऐसा हुआ है, ये भी कह सकता है ना कोई कि पूरी दुनिया के अंदर ही इन्हतात हुआ है, तो इसलिए तो नंबर सुन लीजिए। वियतनाम हमारे बिल्कुल करीब है, हालात वहाँ पर भी ऐसे ही हैं, इसलिए उनकी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वहाँ भी चौधरी साहब ही काम मैनेज कर रहे हैं। हमारा तो चौधरी भी माठा है, हमें डंडा भी फेरता है, लेकिन नकम्मा भी है रज के। लोगों के चौधरी जो हैं डंडा फेरते हैं, लेकिन इतने रज के नकम्मे नहीं। उधर का सुन लीजिए, जून 2022 में उनकी एक्सपोर्ट थी 32.65 बिलियन। ये वियतनाम की बात कर रहे हैं, 32.65 बिलियन। और जून 2026 में उनकी एक्सपोर्ट है 50.79 बिलियन, 50.79 बिलियन डॉलर्स, ये उनकी एक्सपोर्ट है। आप खुद ही जमा तकसीम कर लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये उनकी एक्सपोर्ट कितनी ज़्यादा ऊपर गई है। कम से कम मेरे ख्याल में 50% के करीब जो है, या 45% के करीब जो है वो इस एक्सपोर्ट को ऊपर ले गए हैं, और हम 25-26% नीचे ले आए हैं, है ना। मैं यही कहूँगा कि अब हाफिज़ जी तोन के रखो, यही हम कह सकते हैं जो नून लीग वाले आपको कहते हैं। आगे जी, बलूचिस्तान में चीन की हमायत याफ्ता तांबे की कान को सिक्योरिटी खदशात के बायस पाकिस्तान में बंद करने का ख़तरा है। फाइनेंशियल टाइम्स की ये स्टोरी है। फाइनेंशियल टाइम्स कहता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर ने पाकिस्तान की वजारत तवानाई को 29 जून को एक ख़त इरसाल किया, जिसमें कहा कि सैंडिक मेटल्स लिमिटेड, जो सूबे में मौजूद अमनो अमान की ख़राब सूरत हाल के पेश नज़र आपको ये बता रहा है कि ज़रूरी सामान की नकलो हमल को शदीद मुतासर किया गया है, और इस वजह से ये जो कान है, इसके ऊपर जो काम चल रहा है, ज़रूरी पैदावारी मवाद, लॉजिस्टिक सपोर्ट की अदम दस्तयाबी के बायस आइंदा 1 महीने के अंदर मनसूबे की सरगर्मियाँ बंद होने का शदीद अंदेशा है। मतलब जो छोटा मोटा काम हो रहा है वो भी चाइना बता रहा है कि अब सिक्योरिटी बलूचिस्तान में इतनी कंप्रोमाइज़ हो गई है कि हम उस काम को जारी नहीं रख सकते। पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में क्या हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, क्विकली आपको बता देते हैं। मस्तोंग में लेटेस्ट कल की खबर आपके सामने, वहाँ पर कैजुअलिटीज़ हुई हैं, वहाँ पर शहादतें भी हुई हैं, और वहाँ पर हमला हुआ है। केपी में मेन इंसिडेंट लास्ट 10 डेज़ में अपर दीर के अंदर कॉन्वॉय के ऊपर अटैक हुआ है, 3 पुलिस ऑफिसर को मार दिया गया, 15 सिक्योरिटी पर्सनल इंजर्ड हुए। बन्नू पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक हुआ, 5 पुलिस ऑफिसर्स उसमें ज़ख्मी हुए। उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ है, अभी तक जो लाशें मिली हैं वो 28 के करीब हैं जो लाशें मिली हैं। उसके अलावा पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट के 5 लोग जो हैं वो भी इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। और ओवरऑल जो
34 के करीब जो लाशें मिली हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो कश्मीर में जाने जा चुकी हैं। कोयटा में आप सबको पता है पिछले चंद दिन के अंदर पुलिस पोस्ट जो है नियर मांगी डैम, वहाँ पर 9 पुलिस वालों को पहले शहीद कर दिया गया, उसके बाद बाकियों को अगवा किया गया। टोटल 27 लोगों को वहाँ पर शहीद कर दिया गया। ये वहाँ पर वाक़यात बलूचिस्तान में, ये उसके बाद भी वाक़यात हुए, हम बड़े बड़े वाक़यात आपके सामने रख रहे हैं। लोअर दीर अपर दीर में पुलिस पर एक बार फिर हमला हुआ है। अपर दीर में फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार, ये आज की खबर है, ज़ख्मी हुए हैं। मतलब रोज़ ही कुछ ना कुछ हो रहा है। और फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो पूरी दुनिया की सुलह करवाते फिर रहे हैं। जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो तैयारे ख़रीदते फिर रहे हैं, कोई होश नहीं है और कौम को डंडे के ऊपर बैठाया हुआ है। बाकी इनको कोई परवाह नहीं, जो इनका असल काम था वो भी इनसे नहीं हो रहा। अब तो मामलात ऐसे हैं कि कल की खबर जो वीडियो आपको दिखाई थी कि बन्नू में फाइटर जेट्स के साथ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो वहाँ पर बमबारी करवा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडिया के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही। दिल्ली के अंदर एक चौक है, एक स्क्वायर है, जैसे हमारे डी चौक है, वहाँ एक जंतर मंतर चौक है, वहाँ पर बहुत एहतजाज होते हैं। आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी, उसमें एक कैरेक्टर था आमिर खान जिसको निभा रहे थे, वो असल में वो जो कंसीव किया था वो एक हकीकी शख्सियत हैं जिनका नाम सोनक वांचुक है मेरा ख्याल उनका, मैं अगर प्रोनाउंस गलत नहीं कर रहा। वो माहिर तालीम है, इंजीनियरिंग उन्होंने पढ़ रखी है। उनकी बड़ी ही मज़ेदार कहानी है, उसको कभी किसी और वक्त आपके सामने रखेंगे। लेकिन वो जो टिपिकल तरीका तालीम है उसको वो चैलेंज करते हैं और वो एक माहिर तालीम है, या आप कहिए कि वो इंसानी हकूक़ पर भी काम करते हैं और फलाह बहबूद के लिए तालीम के शोबे के अंदर वो काम कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक काकरोच नामी, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया की है, उन्होंने जेन जी के ख़िलाफ़ कुछ रिमार्क्स दे दिए। उस पर जेन जी ने मजाक में इंस्टाग्राम पर एक पेज बना दिया और एक काकरोच पार्टी बना दी। वो जो कॉकरोच पार्टी थी उसको धड़ाधड़ जेन जी ने ज्वाइन किया। उसके बाद उन्होंने उसका एक एहतजाज कॉल कर दिया। अब जंतर मंतर पर उनका एहतजाज हो रहा है कि निज़ाम तालीम को इंडिया के अंदर बदलें। ये जो साहब हैं सोनम साहब, ये भी वहाँ बैठ गए और 17 इनको दिन हो गए, 17th डे, ये 17th डे था आज, जिसमें इन्होंने वहाँ भूख हड़ताल कर रखी है। वहाँ की गवर्नमेंट इनको सिक्योरिटी भी दे रही है। कश्मीर की तरह जहाँ हम एहतजाज करने वालों पर गोलियां मार रहे हैं, इंडिया में इस दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा। वहाँ पर एहतजाज हो रहा है। अदालत ने, हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किए हैं हुकूमत को कि उनका तिब्बी मुआयना रोज़ किया जाए, क्योंकि 17 दिन हो गए उन्हें भूख हड़ताल करते हुए, और अगर उनकी सेहत को कुछ भी हुआ तो हुकूमत ज़िम्मेदार होगी। मतलब उन्हें तिब्बी इमदाद फ़ौरी पहुँचाई जाए अगर उनकी सेहत को कुछ हुआ। वो कहते हैं कि जब तक निज़ाम तालीम बदला नहीं जाता, मैंने भूख हड़ताल जारी रखनी है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इसके ऊपर भी नज़र रखेंगे। और साथ हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर आप खुद देखिए कि किसी किस्म का तशद्दुद जो है वो नहीं हो रहा। फिर पाकपतन गई मरियम साहबा और वहाँ पर उन्होंने हेलीकॉप्टर, एक तो मरियम साहबा का हेलीकॉप्टर काफ़ी बड़ा है, उनके पास जो हेलीकॉप्टर है वो मिलिट्री स्केल का हेलीकॉप्टर है और रशियन हेलीकॉप्टर है जिसके अंदर ज़ाहिर है वो काफ़ी सारे लोग भी बैठ सकते हैं। मिलिट्री कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए भी वो इस्तेमाल हो सकता होता है। वैसे तो वो जो हेलीकॉप्टर है वो उतरने लगा तो कोई पूरी दीवार ही किसी की गिरा दी मरियम साहबा ने। वैसे मरियम साहबा का भी पाँव भारी है, जहाँ भी जाती हैं माशाल्लाह कोई ना कोई तबाही कर देती हैं। हेलीकॉप्टर उतरने से पहले ही वहाँ पर उन्होंने मलिया मेट कर दिया। फिर मेरी बाजी क्योंकि रज के नालायक हैं, वहाँ पर जो ऐलान किया उसने हैरानी कर दिया। उन्होंने कहा इस साल स्टूडेंट्स को 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स फ्री दिए जाएंगे। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि 15,000 डाउन पेमेंट होगी और फिर 2 महीने हर महीने 2,000 रुपये किस्त होगी। ये कौन सी फ्री स्कूटी है? मतलब सुन लीजिए, आपको लगेगा मैं ऐसे ही कह रहा हूं, सुन लें। इस साल हम स्टूडेंट्स को 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स देने जा रहे हैं फ्री। लड़कों को सिर्फ डाउन पेमेंट 15,000 करनी पड़ेगी और उसके बाद उनकी 2,000 महीना के करीब किस्त होगी। सुन लिया आपने। अब ये मेरी समझ से बाहर है कि ये फ्री देने वाला कौन सा तरीका है कि 15,000 पहले डाउन पेमेंट करें और फिर 2,000 की किस्तें। लेकिन बाजी के हिसाब से ये फिर भी फ्री है। बाजी को लगता है जैसे उनका जहाज़ 1300 करोड़ का उन्हें फ्री मिला है। अवाम के पास तो इतना खुला पैसा है कि वो 15,000 भी दे देंगे, किस्त भी दे देंगे और फिर भी सब कुछ फ्री होगा। खबरें और भी थीं, लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।